नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठीक 1:30 बज चुके हैं और वक्त हो गया है डॉक्टर से आपको मुलाकात करवाने का, क्योंकि मुद्दा कोरोना का ही है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और हम जब डॉक्टर और एक्सपर्ट को बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ पाते हैं कि आगे आपको क्या करना है, और कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब आपको मिल पाते हैं। आज भी हम ऐसा ही करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों से, क्योंकि दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। कोरोना को हराना होगा। 24 घंटे का जिक्र करते हैं तो 24 घंटे में 3 लाख से ऊपर मामला एक बार फिर सामने आ गया है और मरने वालों की तादाद 4000 से ऊपर की है। हाँ, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि संक्रमितों की घटिया जो संख्या है वो घट रही है, क्योंकि अगर बात करें हम कोरोना के कहर की तो कोरोना का कहर है तो सही, लेकिन संख्या में अब कमी देखने को मिल रही है। खासकर महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, खासकर दिल्ली का जिक्र करते हैं। इन राज्यों के अंदर अब कोरोना के मामलों में कटौती देखने को मिल रही है। लेकिन जब मरने वालों की संख्या की तादाद को देखते हैं तो मरने वालों की संख्या की तादाद लगातार बढ़ रही है। जब 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं तो 4000 से ऊपर मामले हैं और इसी को लेकर बैठक हो रही है कि जो मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसे आखिर कम किया कैसे जाए। लेकिन डॉक्टर की सलाह को आपको अपनाना होगा, क्योंकि डॉक्टर की सलाह आप अपनाइए। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप कुछ मत करिए। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप अस्पताल में हैं, डॉक्टर से जरूर पूछिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वजह यही है कि हम डॉक्टर को बिठा रहे हैं, एक्सपर्ट को बिठा रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। ठीक 1:30 बजे आप आइए और कहीं ना कहीं डॉक्टर से मुलाकात करिए और जो भी सवाल होते हैं हम पूछेंगे, डॉक्टर उनका जवाब देंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और कोरोना पर ही चर्चा होगी। फिलहाल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दीपक साहू साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं, कोरोना एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं सलील गर्ग जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने का। सबसे पहले सलील साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर हम बात करें, चर्चा हो रही है, कल भी अगर बात करें तो खबर सामने आई थी, आज भी खबर ये कहा जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी के लिए बात हो रही है कि प्लाज्मा थेरेपी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से कहीं ना कहीं जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं, जब हम पिछले साल का जिक्र करते हैं और इस साल भी वो जिक्र करते हुए नजर आए थे। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र करिए कि प्लाज्मा थेरेपी से क्या वाकई मरीज ठीक हो रहा है और प्लाज्मा आखिर है क्या, जिसकी चर्चा हम खैर पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर करनी जरूरी है। सलील साहब जी देखिए, प्लाज्मा जो है हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं उनकी बॉडी में उनके ब्लड में एंटीबॉडीज होते हैं। तो वही प्लाज्मा लेके हम वो एंटीबॉडी डायरेक्टली इन्फ्यूज कर देते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें कि संक्रमण हो या जिनमें ये वायरस हो, इन दी होप कि उससे हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाए। अब चीज़ है कि आज की जो गाइडलाइंस हैं, जो आईसीएमआर और एम्स की गाइडलाइंस हैं, उसमें जो है प्लाज्मा थेरेपी का कोई खास रोल नहीं रह गया है। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर टाइम आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं एज अ दिस थिंग, बिकॉज कहीं पे भी हम लोगों ने इतना यूज़ किया, अभी भी यूज़ करते हैं, मरता क्या ना करता वाली बात होती है। बट कोई डेफिनेटली ये नहीं कह पा रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने के बाद पेशेंट्स हमारे उस वजह से इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ दीपक साहू साहब। जिस तरीके से डॉक्टर सलील कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल हुआ तो वो ठीक हो गया हो, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र हो रहा है और आईसीएमआर तक इसका जिक्र कर रहा है कि बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, उस पर बैठक भी आज बुलाई गई है। डॉक्टर सलील जी ने जो कहा एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये इफेक्टिव भी नहीं है, लोग इसके पीछे भागते हैं। एक तो क्या है, सबसे पहले ये मिलना बहुत मुश्किल है प्लाज्मा के लिए। मांग तो सब लेते हैं लेकिन देने वाला इसमें कोई नहीं है, तो मिलने की वजह से बहुत इसमें दिक्कतें आती हैं और इतना इफेक्टिव भी नहीं है। कोविड में जो मेनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे देखा जा रहा है तो वो मेनली क्या है, पहला है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो हम कुछ आगे कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो स्टेरॉइड है तो हम यूज करते हैं। और तीसरा है एंटीकोगुलेंट। ये 3 ही है इसका मेन ट्रीटमेंट। बाकी तो जो अदर देते हैं वो यूज करना है। बाकी रेमडेसिविर और अगर हम बात करें प्लाज्मा थेरेपी की तो इफेक्टिव तो है, बट इतना नहीं कि ये प्राणदायक हो। ठीक है, एक एक कर हम सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्लाज्मा पर बात हुई। अब आते हैं रेमडेसिविर पर, क्योंकि आपने जिक्र किया रेमडेसिविर का। तो सलील साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि रेमडेसिविर की जरूरत आखिर मरीज को कब होती है? क्योंकि हमने बड़ा सुना
रेमडेसिविर की कमी है, रेमडेसिविर कारगर साबित हो रही है कोरोना मरीजों पर, लेकिन आखिर कौन सा स्टेज ऐसा आ जाता है जब हम रेमडेसिविर की ओर जाएं और रेमडेसिविर की जरूरत पड़े? के साथ भी अनफॉर्चुनेटली ये रामबाण नहीं है। ये चीज हम कहीं नहीं कह पाते कि हमने रेमडेसिविर दी तो यही इसका इलाज है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं और इसको जनरली 5 to 7 डे के करीब में ट्रीट करते हैं। में देने से कहा है कि सबसे ज़्यादा फायदा होता है, देखा भी हम लोगों ने। मतलब अगर हम लोग उसको कंपेयर करें विद पेशेंट्स जिनमें हम ना दे पाए हों तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा हुआ है। बट ये भी चीज़ है कि अगर बाद में हम यूज़ करें, काफ़ी लेट यूज़ करें, तो उसका कोई खास फायदा नहीं होता है। आई एम क्वाइट श्योर डॉक्टर दीपक भी इसी चीज़ से एग्री करते होंगे। बट येस, एक फेज आती है कि अराउंड 4 to 5 डे जब अगर बुखार चल रहा हो और ये हो, तो उस वक्त के लिए आज की तारीख में भी हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं और शायद दे भी रहे हैं मरीजों को। बिल्कुल, लेकिन रेमडेसिविर अगर मार्केट में ना मिले, खैर अभी तो है और जिस तरीके से आपूर्ति नहीं हो पा रही थी कई सवाल भी खड़े हुए। हाँ, रेमडेसिविर अगर मार्केट में नहीं है तो क्या दूसरी ऐसी चीज है जो इस्तेमाल की जा सकती है और बेहद कारगर साबित हो? क्योंकि अब तो डीआरडीओ ने भी दवाई को मार्केट में लाने की बात कह दी है, तो कई सारी दवाइयां अब आ गई हैं। लेकिन अगर रेमडेसिविर का हम जिक्र ना करें, उसको हटा दें एक साइड से, तो कौन सी दूसरी ऐसी दवाई है जो बेहद कारगर कोरोना पर साबित होती है सलील साहब? जी देखिए, बेसिकली क्या है, इस पे तो आईसीएमआर और उन्होंने भी बोला, एम्स ने भी, कि जो है रेमडेसिविर के बजाय हम डेक्सोना यूज कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, वायरस अटैक करके निकल जाता है। हमारा जो बॉडी होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट माउंट करता है, जिसको हम इम्यूनिटी और ये सब कहते हैं। तो एक स्पेसिफिक उसकी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अगेंस्ट रेज करता है हमारा ये जो डिफेंस होता है। जब ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं तो ये क्योंकि वायरस तो है नहीं, और सिमिलर टिश्यूज को हमारी जो है वो इफेक्ट कर देता है, जैसे लंग्स में जो है उसके इक्विवेलेंट वो है, ये सब है। और ये इन्फ्लेमेशन होके ये इन अ वे पूरी बॉडी को जला देते हैं। तो इसी वक्त जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने के लिए हम लोग स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। अगर सही टाइम पे हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं तो इससे जो है इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और पेशेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस एनाफिलैक्टिक उस स्टॉर्म से, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। तो उस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, उस वक्त अगर हम ऑक्सीजन से सपोर्ट दें, स्टीरॉइड से सपोर्ट दें और अगर इन्फेक्शन को बचा सकें, और ये पेशेंट्स को यदि हम उस स्टेज तक ले जाते हैं जो जनरली 12वें-14वें दिन तक खत्म हो जाता है, तो पेशेंट्स हमारे चांसेस अच्छे होते हैं कि वो ठीक होकर निकल आए। बिल्कुल, चलिए, प्लाज्मा का जिक्र हुआ, रेमडेसिविर का जिक्र हो गया, वैक्सीन पर आते हैं। डॉक्टर दीपक साहू, वैक्सीन को लेकर बड़ी चर्चा है। चलिए, अगर हम बात करें कोविशील्ड की या कोवैक्सीन की, तो ये चर्चा है कि कौन सी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। खैर, दोनों कारगर हैं, ये तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन अगर एक परिवार में एक को कोविशील्ड लगती है, एक को कोवैक्सीन लगती है, तो चर्चा इस पर भी है कि ज़्यादा सुरक्षित क्यों, कौन सी है और क्यों है? क्योंकि कोवैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो कारगर है, सुरक्षित भी है, और एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि तकरीबन वो 70% से ज़्यादा कारगर है। तो कौन सी सुरक्षित है या लोग भ्रमित हैं? दोनों ही कारगर। हाँ, देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, वैक्सीन कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों के इफेक्ट लगभग सेम है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि अगर हम कोविशील्ड लगा लेंगे तो ज्यादा बचेंगे, वह कोवैक्सीन लगा लेंगे तो हमारे अंदर ज्यादा इम्यूनिटी हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत लोग भ्रमित हैं इसको लेकर। बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर कौन सी लगवानी चाहिए, क्या करें क्या नहीं लगवाएं। तो मेरा तो जस्ट इतना कहना है कि जब भी आपका नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, और इवन कोई सी भी लगे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और अब तो हमारे बीच में स्पुतनिक वैक्सीन भी आने वाली है, तो जिसका जैसा नंबर लगे उसको लगवाइए। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है और तीनों का जो इफेक्ट है वो सेम है। बिल्कुल। डॉक्टर सलील, वैक्सीन पर जब हम जिक्र कर रहे हैं तो 2 डोज लग चुकी है वैक्सीन की, फिर भी कोरोना संक्रमितों की कुछ ऐसी संख्या है कि आ रही है। पहली डोज लगा ली, बंद ठीक रहता है, लेकिन दूसरी डोज जब लगाई उसके बाद भी अगर कोई कोरोना संक्रमित आ जाता है तो ऐसे में क्या कहा जाए? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन है सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहली डोज लगा ली है उसके बाद भी संक्रमित पाए गए, दूसरी डोज लगा ली उसके बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है या बहुत ही कम संख्या है, 1% ऐसी संख्या हम देख रहे हैं? हर्ष जी, पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर दीपक ने बोला मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि कोई भी वैक्सीन हो हमें लगानी है।
दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी वैक्सीन हमारी 70 से 80% से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जी। तीसरी चीज़ है, वैक्सीन हमें इन्फेक्ट होने से नहीं रोकती है। वैक्सीन सिर्फ ये इफेक्ट करती है कि जब आप संक्रमित होते हैं तो जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होता है और जो आपका रिएक्शन होता है वो इतना तेज नहीं होता है कि उससे जो है आपका ऑर्गन फेलियर हो या आपकी बीमारी उस स्टेज तक नहीं पहुंचती है। कई लोग हैं जो कि सेकेंड डोज के बाद भी संक्रमित होके आए हैं और कोविड पॉजिटिव रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव रहे हैं और उनका इलाज भी हुआ है, बट जब हम लोगों ने उनको देखा है तो उनमें डिजीज थोड़ी माइल्ड रही है और वो रिस्पॉन्ड कर गए हैं। हाँ, एक आज जरूर खबर आई है ऐसी कि जहाँ पे वैक्सीन लगने के बावजूद भी पेशेंट्स की डेथ हुई है, बट वो इतने फ्यू एंड फार बिटवीन है कि अभी हम उसको ये तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि वो कितना सही है, कितना वो है, बिल्कुल गलत है। जी। डॉक्टर दीपक साहू, वैक्सीन पर जब जिक्र कर रहे हैं तो कोरोना अगर किसी को हो जाता है, अब उसे वैक्सीन लगवानी है, तो वो कितने दिन पर जाए और वैक्सीन लगवा के आए? क्योंकि कोरोना से तो उसे भी बचना है। अब ठीक है, उसे कोरोना ठीक हो गया, पर वो समझ नहीं पा रहा है कि अब मुझे कितने दिन में वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को कोरोना है तो वैक्सीन लगेगी नहीं, लेकिन अगर वो ठीक हो जाता है तो कितने दिन बाद जाए, अपने आप को वैक्सीनेट कराए? हाँ देखिए, ऐसा बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट है कि फर्स्ट डोज लगवाई और उसके बाद कोविड हो रखा है, तो अब तो सरकार की नई गाइडलाइन आ गई है कि 19 डेज तक आप गैप में वैक्सीन लगवानी है, 90 दिन के बाद वैक्सीन को लगवाना है, तो उससे मतलब इफेक्ट जो है हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 19 डेज का इस टाइम कहा जा रहा है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि फर्स्ट डोज लगने के बाद अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं भी है तो 19 डेज का गैप इसके अंदर रखा गया है, 19 डेज के बाद ही वैक्सीन को अब लगवाएं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलील, ये भी खबरें आ रही हैं ऐसा, और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट जब आ रही है लोगों की, उससे पहले लोग कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको शंका होती है कि मेरे को कहीं ना कहीं कोरोना हो सकता है। अब हमने टेस्ट करा लिया, मान लीजिए बाद में पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन उससे पहले कुछ लोग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सही है दवाइयों का इस्तेमाल करना, या वो घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट आई नहीं और आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए हर्ष जी, एक पॉइंट जो हम लोग बार बार कह रहे हैं और मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार बोला है, डॉक्टर दीपक ने भी ये कल बात बोली थी और हम सब ने ये चीज़ बात करी है कि कोई भी दवाई लें हमेशा डॉक्टर की निगरानी में लेना है। हम लोगों को पता है कि कब दवाई लेनी है और कब नहीं लेनी है। हाँ, जिस पेशेंट में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि कोविड पॉजिटिव हो सकता है और रिपोर्ट आने तक हम लोग उनको जरूर शुरू करते हैं, आइवरमेक्टिन पे शुरू करते हैं, जिंकोविड पे, लिम्सी पे करते हैं, एक एंटीबायोटिक भी देते हैं और राउंड दी क्लॉक NSAID देते हैं, लाइक पैरासीटामोल 6 आवरली, ताकि जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स थोड़ा दबा रहे। बट हम जो देख रहे हैं, जब ये मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारी जनता है, और इनफैक्ट रोज हम व्हाट्सएप पे, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं देख रहा था, सबको ये इंप्रेशन है कि एक बार व्हाट्सएप पे उन्होंने पढ़ लिया तो इलाज उसी तरह से चलता है। इलाज उस तरह से नहीं चलता है। डॉक्टर जो है आपको ये डिफाइन कर लेते हैं कि कब आपको कौन सा इलाज देना है, कब आपको पैरासीटामोल से काम चल जाएगा, कब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, कब आपको स्टीरॉइड्स की जरूरत है। अगर आपने गलत टाइम पे, जब वायरस की रेप्लिकेटिंग स्टेज है, अगर उसमें आपने स्टीरॉइड्स दे दिए तो आप ज्यादा, बिकॉज डिजीज बढ़ सकती है, बिकॉज यू हैव रिड्यूस द इम्यूनिटी ऑफ योर ओन बॉडी और वायरस ज्यादा रेप्लिकेट कर जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये एक डॉक्टर के संरक्षण में होनी चाहिए, उनकी निगरानी में होना चाहिए, तो हम लोग अपने आप उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई होम आइसोलेशन में है, अब जिस तरीके से हमने दवाई की बात करी कि आपकी रिपोर्ट नहीं आई है, आप दवाई ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का कंसल्ट जरूरी है। अगर कोई होम आइसोलेशन में है, चलिए डॉक्टर का कंसल्ट तो जरूरी है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या कॉल से पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या सावधानी बरती जानी चाहिए होम आइसोलेशन में अगर कोई है, ताकि वो कोरोना से बच पाए? सलील साहब जी, होम आइसोलेशन में तो एक तो बाकी लोगों से, तो घर वालों से अपने दूर रहना ही है, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी चीज, प्रोफिलैक्टिकली आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट वगैरह की गाइडलाइंस है कि हम आइवरमेक्टिन ले लें, तो जो भी कांटेक्ट में आ रहे हैं वो लोग ले लें। इनफैक्ट प्रोफाइलैक्टिकली भी अभी आया है 137 डेज। ये चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज में कम देखी जा रही हैं, एंड आई डू नॉट थिंक दैट दे सब्सक्राइब टू दिस, बट वी डू।
एंड हमारा जो ये अब आई डू नॉट नो वेदर ये हम वैलिडेट किसी तरह कर पाएंगे कि नहीं, बट येस आइवरमेक्टिन से हेल्प काफ़ी लोगों को हुई है और शायद उन लोगों में जिन लोगों ने लिया है उनमें इन्फेक्शन माइल्ड रहा है। मतलब आई कैन नॉट से कि इसके लिए कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बट ऐसा वो है। ठीक है डॉक्टर दीपक साहू, अब आते हैं ब्लैक फंगस पर, क्योंकि ब्लैक फंगस का हम रोजाना जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जब हम जिक्र कर रहे होते हैं ब्लैक फंगस का और कुछ ही देर बाद पता लगता है कि अब दूसरे राज्य में ब्लैक फंगस हो गया है। कल हम बिहार तक ही सीमित थे, आज उत्तर प्रदेश में भी मरीज पाया गया है ब्लैक फंगस का। और सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि जो शुगर का मरीज है, शुगर के मरीज को ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। क्या बात ये सच है? और अगर सच है तो क्या सावधानी शुगर के मरीज को बरतनी चाहिए ताकि वो ब्लैक फंगस से बच सके? डॉक्टर साहू। हाँ देखिए, ऐसा है, एक तो हम ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। जनरली ये जो है, मैंने कल भी बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली जो हमारे आईसीयू पेशेंट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। वेंटिलेटर पे जो रहे हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे वो जो रहे हैं पेशेंट, उनके अंदर ये मिलती है। ऐसा नहीं है कि होम आइसोलेशन या फिर जो नॉर्मल पर्सन जो कोविड से अफेक्टेड हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलती है। अगर और इन जनरली होता क्या है, क्या रीजन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो स्टेरॉइड है हमारा मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह जो डॉक्टर यूज करते हैं लॉन्ग समय से, तो उसके कारण से वो जो है ये ब्लैक फंगस आने का चांसेस बन जाते हैं। साथ में मैंने एक चीज और बताई थी, अगर हम ऑक्सीजन देते हैं और हाई फ्लो नेजल मास्क से दे रहे हैं या वेंटिलेटर या बाईपैप से, तो उसके अंदर हम ह्यूमिडिफायर में वाटर फिल रखते हैं, तो उसको अगर साफ ना रखने से भी उसके अंदर कुछ ना कुछ फंगस का फॉर्मेशन वहां हो जाता है और डायरेक्ट नेजल के थ्रू और वो ब्रेन में एंटर कर सकता है। और इसका अगर समय पे इलाज कर दिया जाए तो ये इफेक्टिव है, तो ठीक हो जाता है। अगर समय पे इलाज नहीं किया तो डेथ हो सकती है। कहीं ना कहीं जिन्हें शुगर है वो अभी ये सवाल पूछ रहे हैं, अब वो घर पर हैं, अब उन्हें शुगर है, ब्लैक फंगस का उन्होंने नाम सुना कि शुगर की वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है, तो क्या वो भी सावधानी बरते जिससे कोरोना की बीमारी नहीं है, सिर्फ शुगर है और वो कंट्रोल में नहीं है, तो क्या ब्लैक फंगस उन तक भी पहुंच सकता है क्या? देखिए, अगर वो कोविड नेगेटिव हो चुके हैं और उनके अंदर ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगा कि शुगर को कंट्रोल में रखना है, जिससे वैसा अब तो उनमें नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा कोविड पेशेंट है, डायबिटिक भी है, लेकिन वो वेंटिलेटर या फिर हाई फ्लो नेजल मास्क ऑक्सीजन पे इन पे नहीं वो गया हो, तो उनके अंदर ये कम चांसेस है। क्योंकि डायबिटीज के अंदर लो इम्यूनिटी होती है, तो चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर वो वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन की उनको जरूरत नहीं पड़ी है, स्टेरॉइड उन्होंने नहीं लिया है, तो उनको इसका बिल्कुल भी खतरा नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर सलील, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हम रोजाना देख रहे हैं तकरीबन 2 से 3 दिन से कि कोरोना के संक्रमित मामलों की जो संख्या है वो कम आ रही है, अब लोग उतने संक्रमित नहीं हो रहे हैं। अब क्या हम ये कहें, क्योंकि राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हैं, तो 2 से 3 दिन लगातार ऐसा हुआ है कि मामले घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो कह चुके हैं कि कोरोना का जो पीक है अब दिल्ली से कहीं ना कहीं कम हो रहा है। जब हम देश का जिक्र करते हैं, क्या देश में भी अब ऐसे होना शुरू हो गया है? क्योंकि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर तेजी से मामले घट रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या ये संज्ञा देना ठीक होगा कि देश के अंदर अब जो पीक पर कोरोना चल रहा है उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होगी, या आगे आने वाले भविष्य में और भयावह लेगा कोरोना अपना रूप? देखिए, ये बात तो सही है कि ऑफ लेट हम लोग थोड़े से कम मरीज देख रहे हैं कोरोना के, और दिल्ली में और बड़े शहरों में थोड़े से कम हुए हैं। मे बी बिकॉज शायद सबके सब लोग इन्फेक्ट हो गए अब, और जितना होना था, और दूसरा लॉकडाउन का असर हुआ है। पर ये बात नहीं है कि बाकी देश में नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कोरोना अनफॉर्चुनेटली अब शहरों से, बड़े शहरों से छोटे शहर में जा रहा है, छोटे शहरों से गांवों की तरफ जा रहा है। बिकॉज वहाँ पे लोग जो है ना इम्यूनाइज्ड हैं, और ना ही जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और इसका इतना पालन कर रहे हैं। तो पीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी 1 हफ्ते के बाद तक पीक रहेगी, और उसके बाद शायद हम लोगों के नंबर्स डिक्लाइन करेंगे कंट्री वाइड। बट शहरों में तो यस कम हो रहा है, और छोटे शहर और इनकी तरफ पर मेरे ख्याल से बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर। बहुत सारे लोग, असल में कल भी ये बात हुई थी कि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, जो स्पेशली छोटे शहरों में या गाँवों में समाज से घबरा के रहते हैं, कि वो लोग कोरोना का टेस्ट ही नहीं कराना चाह रहे हैं। नहीं, हम ऐसा भी देख रहे हैं ना
डॉक्टर दीपक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं सलील साहब, ग्रामीण इलाकों में इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती और एकदम ही जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर एम्बुलेंस जा नहीं सकती, अब तो हम वहाँ देख रहे हैं कि उन जिलों में भी कोरोना पहुँच गया है। अब ऐसे में ना उनके पास मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ग्रामीण इलाका है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि कोरोना है, 1 साल हम भुगत चुके हैं, तो ग्रामीण इलाकों तक जागरूकता फैलाई जाए। अब ऐसे में ये चीज़ नहीं हुई तो वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखे, क्योंकि ग्रामीण इलाके तो हम देखते हैं कितना खुला खुला घर होता है, खुला खुला आंगन होता है। और हमने पहले जब कोरोना फैला तो ये कहा कि ग्रामीण इलाके सुरक्षित है क्योंकि वहां पर इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके नहीं होते, बट हम दूसरी लहर में देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाका प्रभावित हो गया। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, ग्रामीण इलाका होने का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि थोड़ा आइसोलेटेड है तो इसलिए वहाँ कोरोना देर में पहुंचा है, पर नुकसान ये है कि हम वहाँ ना समय पे ट्रीटमेंट दे पाते हैं, ना हमारे पास फैसिलिटीज हैं। तीसरी चीज क्या है कि कंपेयर टू शहर, ग्रामीण इलाके के लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलना जुलना भी पसंद करते हैं जी। तो वहां पे अगर हम लोग सही तरीके से और सही मायने से अगर अगले कुछ दिनों में एजुकेशन से वो कर दें और सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ उनको ये बता के रखें कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए ही जरूरी है, तो शायद हम इस वेव को वहां पे फैलने से बचा पाए। अदरवाइज ये वेव वहां पे भी बहुत बुरी तरह फैलेगी और शायद हम लोग डॉक्टर दीपक साहू साहब, एक चर्चा और चल रही है क्योंकि जब ये खबर सामने आई कि गंगा नदी में कुछ शव पड़े हुए हैं और ये कहा गया कि वो कोरोना से ही संक्रमित शव पड़े हैं, तो अब चर्चा ये उठ रही है कि क्या पानी में भी कोरोना जिंदा रह सकता है, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जब नदी के अंदर ही कोरोना संक्रमित के मरीज हैं तो क्या वाकई पानी से और लोगों को भी कोरोना फैल सकता है? कितनी बात ये सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पानी के अंदर भी कोरोना है, और है तो कितनी देर तक है या नहीं है? देखिए, ऐसा देखा गया है और कुछ बॉडीज मिली हैं गंगा नदी के किनारे, तो ये डाउट है अगर वो बॉडी कोविड इन्फेक्टेड होती हैं तो क्या जो उसमें वाटर बॉडीज हैं या फिर आम पब्लिक है उसमें फैलने का डर होगा या नहीं। तो हम बात करें, अगर जो वायरस है, अगर मान लीजिए कोविड पॉजिटिव भी पाए जाते हैं तो कुछ घंटों के बाद जो है उसके बॉडी में वो नहीं मिल पाता वायरस। ऐसी स्टडी की भी गई है, 1-2 बॉडी का पोस्टमार्टम करके देखा गया है तो उसके अंदर वो नहीं पाया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना तो खतरा नहीं है कि कोविड का तो उनमें खतरा नहीं रहेगा। तो ये जो धारणा है कि कोविड की वजह से इसमें ना फैल जाए वाटर बॉडीज में या आम पब्लिक में वाटर के थ्रू से ना पहुंचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नहीं पहुंचेगा उसके द्वारा। और इन जनरली अगर हम देखें, अगर बॉडीज को फेंकना उसमें गलत है, उसकी वजह से कुछ प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल, फंगल जैसे पेट में दर्द है, इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिल सकती हैं, बट कोविड वहां पर नहीं मिल सकता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में वहां पे रहते हैं, तो वहां पे वो उससे नहीं फैल सकता। ठीक है डॉक्टर सलील साहब, एक सवाल और है, क्योंकि भारतीय वेरिएंट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब कोरोना तो दूसरे देश से आया, अब हम अपने देश का जिक्र करते हैं, तो जो भारतीय कहा जा रहा है कि जो वेरिएंट है बेहद खतरनाक है, ये रूप बदला कोरोना ने अपना, क्या बाहर से आया, क्या इसके बारे में आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि WHO भी कह रहा है कि ये खतरनाक है और कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी इससे बच के रहना होगा, खासकर जब हम भारत का जिक्र करते हैं, भारतीय वेरिएंट का जिक्र करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो गाइडलाइंस WHO की गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम वायरसेस को किसी कंट्री के नाम पे वेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कभी ये चाइना से आया पर इसको चाइनीज वायरस नहीं कहते। बिल्कुल। सिमिलरली जो ये है कि इंडियन वेरिएंट और ब्रिटिश वेरिएंट और फ्रेंच वेरिएंट, ये एक गलत चीज धारणा है और इसमें हमें मीडिया की हेल्प चाहिए होगी कि ये चीजें ना बढ़ने दें ना फैलने दें। हाँ, जो हमारे यहाँ वेरिएंट है वो आज की तारीख में म्यूटेशन, मोस्टली डबल म्यूटेशन की वजह से है और जिसके साथ पाया गया है कि काफी तेजी से ये फैलता है और ज्यादा लोगों को संक्रमित कर देता है, और क्योंकि छोटा हो गया है ये, तो इसलिए एरोसोल में, मतलब हवा में ज्यादा देर रहता है। दीज आर दी थिंग्स जो कि आज तक, अभी तक जितनी जांच पड़ताल है उससे निकल के आई है। और इसके साथ ये भी है कि ये काफी रैपिडली प्रोग्रेस करता है, स्पेशली जो विशाखापट्टनम या साउथ इंडिया में वेरिएंट देखा गया, आंध्र प्रदेश में, वो वाला बहुत तेजी से जाता है और चौथे 5वें दिन ही सीधे लंग्स को अटैक करने लग जाता है, जो कि पिछला कोरोना वायरस नहीं कर रहा था। बिल्कुल, तो ये चीज है, बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं हमें भी समझना होगा कि हम भारतीय वेरिएंट की संज्ञा उसे ना दें,
ये बात काफी अच्छी रही और बहुत हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये संज्ञा हम ना दे और आगे वाला भी ना दे, क्योंकि सही कह रहे हैं आप कि जब वायरस चीन से आया तो हम उसे चीनी वायरस तो कह नहीं रहे, इसलिए भारतीय वेरिएंट आखिर क्यों कहना, क्योंकि अब बदल रहा है ना कोरोना तो अपना रूप, और उस स्थिति को हम वेरिएंट कह सकते हैं, वायरस का रूप कह सकते हैं, लेकिन भारतीय वेरिएंट नहीं कहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे की बात में समय मेरे पास इतना ही था। तो डॉक्टर समझा रहे थे कि जो सवाल हमने पूछे और उसके जवाब जो डॉक्टर दे रहे थे, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके काम की चीजें हैं, क्योंकि अभी दूसरी लहर चल रही है, भविष्यवाणी कर दी गई कि तीसरी लहर आएगी, और तीसरी लहर में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि पहली लहर जब आई, दूसरी लहर के मुताबिक पहली लहर उतनी तेजी से नहीं थी, लेकिन दूसरी लहर सुनामी की तरह आई, और कहीं ना कहीं पहली लहर में लापरवाही बरती गई, उसका खामियाजा आप देख रहे थे, दूसरी लहर में भी लापरवाही बरती गई, उसका खामियाजा हमने देखा, लेकिन तीसरी लहर में आप लापरवाही मत बरतिएगा, नहीं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ एक्सपर्ट के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।